हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं कोनिकोइड का। जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल फिफ्थ, हमें क्या कहा गया है? फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट विच द प्लेन Lx plus My plus Nz is equal to P touches the ellipsoid x square plus x square upon a square plus y square upon b square प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। मतलब हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है कि ये जो प्लेन है, ऊपर जो आपका प्लेन है, ये आपका टच करे इस एलिप्सॉइड को। ठीक है जी। तो हम एक काम करते हैं कि जो जैसे ये जो इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दे दिया? सपोज इसको हमने 1 नाम दे दिया। ठीक। जो इक्वेशन है प्लेन की, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो हमारे पास क्या है? वो है Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P। उसको नाम हमने दे दिया सेकंड। ठीक है जी। हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कौन सा है आपका? x1 y1 z1। इसको हमने क्या नाम दे दिया? दिस बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नाम दे दिया, है ना। एट विच, जहाँ पे जो आपका प्लेन है, एट विच प्लेन सेकंड टचेज, एट विच प्लेन सेकंड टचेज एलिप्सॉइड 1। ठीक। तो ठीक है जी, चलते हैं हम आगे। तो अब जो इक्वेशन है, हम अगर इक्वेशन निकालें प्लेन की, टेंजेंट प्लेन की, तो इक्वेशन क्या होगी? वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट x1 y1 z1 इज, वो क्या होगी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन? x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वेयर प्लस जेड इंटू जेड वन अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। इसको नाम हम दे देते हैं थर्ड। अब जो आपका प्लेन सेकंड है, ये जो प्लेन सेकंड है, ये भी आपका टेंजेंट प्लेन है। और जो टेंजेंट प्लेन एक हमने फॉर्मूले के हिसाब से ये निकाला, तो बोथ ऑफ दीज टेंजेंट प्लेन्स आर आइडेंटिकल, है ना। सिंस बोथ प्लेन्स सेकंड एंड थर्ड आर सेम। ठीक है जी। देयरफॉर जो रेशो होगा कोफिशिएंट्स का, वो हमारा सेम होगा। x1 अपॉन ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क्या आएगा नीचे? l। और इधर क्या आएगा? y1 अपॉन बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m। और यहाँ क्या आएगा? z1 अपॉन सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n। ठीक। और लास्ट में आपका इक्वल टू 1 अपॉन p, ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे कि वैल्यू निकाल लेंगे x1 y1 z1 की। तो x1 कितना आएगा आपके पास? x1 आ जाएगा ए स्क्वेयर एल अपॉन पी, और y1 आ जाएगा आपका y1 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एम अपॉन पी। और ऐसे ही आपका z1 आ जाएगा सी स्क्वेयर एन अपॉन पी। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है जी। तो ये था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना। कैसे हमने निकाला? सेकंड जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, prove that the sum of the squares of the reciprocals of any three mutually perpendicular diameters of an ellipsoid is constant। ये हमें प्रूव करना है। एक बार हम समझ लें इसको, क्या है हमें प्रूव करना। देखो आपके पास जो एलिप्सॉइड की इक्वेशन है वो हमारी क्या है? एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर एंड जेड स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और अगर हम बात करें एलिप्सॉइड की, मान लो मैंने ये एलिप्सॉइड ड्रा कर दिया, और अगर मैं इसका जो मैंने सेंटर है, जैसे मान लो सपोज मैंने सेंटर मैंने सी ले लिया, और जो इसके डायमीटर्स हैं, ठीक है जी, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं, जो उनकी बात कर रहा है कि मान लो जो डायमीटर्स हैं इसके,
वो डायमीटर हमने एक तो मैंने ले लिया ये डायमीटर, ठीक। इसको सपोज मैं नाम दे देता हूँ ए सी और ए डैश, ए डैश ये आपका A1 नाम दे दो, A1 डैश, A1 डैश, ठीक। एक आप दूसरा डायमीटर ले लो आप, ये हमने दूसरा डायमीटर ले लिया, ठीक है जी। और वो जो उसको नाम हमने दे दिया A2C, A2 डैश, इसको हमने दूसरा डायमीटर ले लिया। और अगर मैं तीसरा भी डायमीटर ले लूँ, सपोज मैंने ये तीसरा डायमीटर ले लिया और इसको नाम दे दिया मैंने A3C A3 डैश, ये मैंने नाम दे दिया। तो हमें ये कहा गया है कि ये जो आपके डायमीटर्स हैं कौन कौन से, एक तो A1C A1 डैश, और एक आपका A3C A3 डैश, और एक आपका A2C A2 डैश। दीज आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स। ओके, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट L1 M1 N1, ठीक है जी, और आपका L2 M2 और N2, और जो है L3 M3 एंड N3, दीज आर द, इनको हमने नाम दे दिया एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस हैं ये, ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायामीटर्स कौन कौन से हैं वो आपके A1C A डैश, ठीक, और आपका A2C A2 डैश, और आपका A3C A3 डैश रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी, ये हमने मान लिया। तो अब अगर हम ये मान लेते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं कि भाई जो C, अगर मैं A1 को नाम दे देता हूँ, सपोज मैंने R1 नाम दे दिया CA1 को, यानी कि ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैंने R1 नाम दे दिया। और ये CA3 को अगर मैं R3 नाम दे दूँ और CA2 को मैं नाम दे दूँ R2। ओके, अगर मैं CA1 को R1 नाम दे देता हूँ, तो जो मुझे A1 के जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो वो क्या मिलेंगे, देन पॉइंट A1 इज़, उसके पॉइंट्स मुझे क्या मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे L1 इंटू R1 M1 इंटू R1 कोमा N1 इंटू R1, ये मुझे मिल जाएंगे। मतलब मैंने क्या काम किया कि भी जो रेडियस वेक्टर है उसको डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो मुझे ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं A1 के वो मिल जाएंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भी मान लो आप एक लाइन जैसे हमने चूज़ की, सपोज XY प्लेन के अंदर, ये मान लो आपका X है, ये आपका Y एक्सिस है, और XY प्लेन के अंदर आपने कोई पॉइंट चूज़ कर लिया P, ठीक। और हम मान लो इसके कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, और ये जो आपका पॉइंट है O है, O से लेके P तक का डिस्टेंस आपका R है, और ये एंगल अगर अल्फ़ा है, तो अगर आप P के कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हो तो कैसे निकालोगे आप, R कोस अल्फ़ा है ना, और कोमा क्या आएगा आपका R साइन अल्फ़ा, यही आएगा ना आपका, अगर हम XY प्लेन की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं मान लो जेड प्लेन, मतलब जेड एक्सिस भी अगर हम ले लेते हैं, तब वो आपका उसी हिसाब से एंगल आ जाएगा, R भी आ जाएगा उसी हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पे रेडियस वेक्टर आपका आया और यहाँ पे आपका डायरेक्शन कोसाइन आया, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर कोई लाइन है आपकी, सपोज़ ये कोई लाइन हमने ले ली, वो आपका ओरिजिन ले लिया, ये P पॉइंट ले लिया, ये आपका सपोज एंगल बनाता है किसके साथ, एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ आपका अल्फा एंगल बनाता है ना। आप ये मान लो कि भी ये वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो बीटा बनाता है, और ये सपोज आपका जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, इसके साथ जो एंगल बनाता है वो आपका क्या बनाता है, गामा। तो जो P के और O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है, अगर आप R लेते हो, तो जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, R कोस अल्फ़ा, ठीक, R कोस बीटा, ठीक है जी, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, R कोस गामा। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P,
है ना, या यूँ कहो कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो ये होंगे इसके। तो कहने का मतलब ये है कि हम डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियस वेक्टर को जब हमें पॉइंट निकालना होता है। ठीक, तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे इसका। तो हमने जैसे A1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकाल दिए, इसी तरह से आप A2 के भी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकाल दोगे। A2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके L2 R2, M2 R2 और N2 R2। ऐसे ही आपके A3 के भी कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाते हैं, L3 R3, M3 R3 और N3 R3। अब जो ये पॉइंट्स हैं आपके A1, A2, A3, जो भी पॉइंट्स हैं A1, A2, A3, ये कहाँ लाई करते हैं? ये आपके किसके ऊपर लाई करते हैं? जो आपका ये एलिप्सॉइड है, एलिप्सॉइड की इक्वेशन में लाई करते हैं। ठीक है ना। अगर ये इक्वेशन में लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब आप अगर A1 को रखते हो, x की जगह L1R रखते हो, तो हमें क्या मिलेगा? L1 स्क्वेयर R1 स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर। ठीक, M1 स्क्वेयर R1 स्क्वेयर अपॉन B स्क्वेयर और N1 स्क्वेयर R1 स्क्वेयर अपॉन C स्क्वेयर इक्वल टू 1 आपको मिलता है। सिंप्लीफाई करते हो तो क्या मिलता है? 1 अपॉन R1 स्क्वेयर इज इक्वल टू L1 स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर प्लस M1 स्क्वेयर अपॉन B स्क्वेयर एंड N1 स्क्वेयर अपॉन C स्क्वेयर, आपको ये मिल जाता है। तो ये जो है इसको हमने सपोज नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली यू कैन फाइंड 1 अपॉन R2 स्क्वेयर। जब आप A2 को पुट करोगे तो क्या मिलेगा? L2 स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर, है ना, M2 स्क्वेयर अपॉन B स्क्वेयर और N2 स्क्वेयर अपॉन C स्क्वेयर। और ऐसे ही आपका 1 अपॉन R3 स्क्वेयर क्या मिला? L3 स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर प्लस M3 स्क्वेयर अपॉन B स्क्वेयर प्लस N3 स्क्वेयर अपॉन C स्क्वेयर। इसको नाम दिया थर्ड और इसको नाम दिया हमने फोर्थ। ओके, नाउ एडिंग सेकंड एंड हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला? 1 अपॉन R1 स्क्वेयर मिला, 1 अपॉन R2 स्क्वेयर मिला और 1 अपॉन R3 स्क्वेयर मिला। जब आप इनको ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, L1 स्क्वेयर, L2 स्क्वेयर और L3 स्क्वेयर कॉमन आ जाएंगे, मतलब 1 अपॉन A स्क्वेयर और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका? L1 स्क्वेयर, L2 स्क्वेयर और L3 स्क्वेयर, ब्रैकेट बंद। और ऐसे ही आपका 1 अपॉन B स्क्वेयर, है ना जी, और यहाँ क्या? M1 स्क्वेयर, M2 स्क्वेयर, M3 स्क्वेयर और 1 अपॉन C स्क्वेयर, N1 स्क्वेयर, N2 स्क्वेयर, N3 स्क्वेयर। ओके, तो मतलब यहाँ से मुझे क्या मिला? मुझे एक तरह से मिल जाएगा 1 अपॉन R1 स्क्वेयर, 1 अपॉन R2 स्क्वेयर एंड 1 अपॉन R3 स्क्वेयर, 1 अपॉन A स्क्वेयर, 1 अपॉन B स्क्वेयर एंड 1 अपॉन C स्क्वेयर। तो मुझे प्रूव ये करना है, मुझे तो ये प्रूव करना है कि भाई जो डायमीटर्स के रेसिप्रोकल्स के स्क्वेयर का सम हमारा किसके इक्वल है? कांस्टेंट। तो ये तो कांस्टेंट ही है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? थ्रू आउट 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, 1/4 से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, चलो जी, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से। ठीक, और यहाँ भी आपका 1/4 आया, है ना। चलो जी, 1/4 आया यहाँ भी। तो देखा जाए तो ये तो आपका क्या आ गया? जो आपको सम ऑफ रेसिप्रोकल, इसको एक, चलो इसको अभी ऐसे ना लिख करके आप इसको ऐसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई ढंग से लिख लो। कैसे? मतलब आप लिख लो इसको कि भाई, सॉरी, हाँ जी, इसको ऐसे लिख लो कि 1/2R1 का होल स्क्वेयर प्लस 1/2R2 का होल स्क्वेयर प्लस 1/2R3 का होल स्क्वेयर। ऐसे लिख लिया। इक्वल टू क्या है आपका? 1/4 इंटू ये जो है ना, ये पूरा का पूरा है क्या आपका? दिस इज ए कांस्टेंट, है ना। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। और यही तो आपको प्रूव करना था। ये है क्या? द सम ऑफ द
स्क्वेयर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द डायमीटर, है ना, सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द डायमीटर को हमने क्या प्रूव कर दिया, दिस इज कांस्टेंट। ओके, तो चलो ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, ये क्या कहता है, टेंजेंट प्लेन्स आर ड्रॉन टू द कॉनिकॉइड, ये कॉनिकॉइड हमें दे दिया, थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स टू देम फ्रॉम द ओरिजिन जनरेट द कोन, इस कोन को जनरेट करेंगे। ठीक है जी, हमने क्या काम किया कि भाई ये जो आपका सेंट्रल कॉनिकॉइड है, इस सेंट्रल कॉनिकॉइड के ऊपर हमने जो टेंजेंट प्लेन ड्रान किए, कहाँ से, अल्फा बीटा गामा से, अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाले सभी टेंजेंट प्लेन, और हमने परपेंडिकुलर ड्रा अगर हम करते हैं ओरिजिन से उन टेंजेंट प्लेन के ऊपर, तो वो एक कोन को जनरेट करेंगे, वो कोन होगी ये। तो कैसे करेंगे इसको, देखो हम ले लेते हैं, मान लो कि कोई इक्वेशन चूज कर लो, लेट एनी इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through अल्फा बीटा गामा इज, वो होगी जी आपकी इस तरह से L इंटू एक्स माइनस एल्फा प्लस M इंटू वाई माइनस बीटा एंड N इंटू जेड माइनस गामा इज इक्वल टू 0। इसको तुम लिख सकते हो LX प्लस MY प्लस NZ, है ना, और ये किसके इक्वल आएगा आपका L अल्फा प्लस M बीटा प्लस N गामा के इक्वल आएगा। ठीक, तो ये आपका जो है, इसको हम प्लेन है आपका किसमें से पास करता है, ये आपका अल्फा बीटा गामा से पास करता है। तो जो इक्वेशन है सेंट्रल कॉनिकॉइड की, वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड इज, वो क्या है आपकी ax स्क्वेयर by स्क्वेयर cz स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, इसको नाम दे दिया 2, नाम दे दिया। नाउ प्लेन 1 जो है इज टेंजेंट टू सेकंड इफ, वो जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन हम लगा देंगे, वो कौन सी है आपकी, L स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर अपॉन B स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर अपॉन C स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर। और P क्या चीज़ है यहाँ पे, ये है पूरा का पूरा, ये जो ऊपर है ना, ये वैल्यू आपकी P की है, तो हम ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, क्या आएगा L अल्फा प्लस M बीटा प्लस N गामा का होल स्क्वेयर, ये आपके पास आ जाता है। अब देखो आल्सो द इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर, एक और बात है, अब हमें क्या काम करना है, हमने ये तो चलो हमने जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, ये कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी, इसको नाम सपोज हमने दे दिया थर्ड। ठीक है जी, अब वो ये कहता है कि जो टेंजेंट प्लेन के ऊपर ना परपेंडिकुलर ड्रा किए, कहाँ से किए, ओरिजिन से किए। ठीक है जी, तो हम एक काम करते हैं कि वो जो इक्वेशन है ना उन परपेंडिकुलर्स की, वो इक्वेशन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ perpendicular to plane 1 through 0 0 0, वो क्या होगी, इज, वो इक्वेशन अगर हम लें परपेंडिकुलर की 0 0 0 में से गुजरने वाली, x अपॉन L y अपॉन M एंड z अपॉन N। ऐसा क्यों, क्योंकि L M N है क्या, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। देखो यहाँ है ना डायरेक्शन रेशियो, ये जो है ये प्लेन है आपका, जहाँ पे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है जी, तो इसलिए जब आप नॉर्मल की ही इक्वेशन, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हो कि 0 0 0 में से गुजरने वाला, तो ऊपर तो पॉइंट आपका 0 0 आ गया, x माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0, वो तो आपका एक्स वाई जेड ही रहेगा। नीचे आपके डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो किसके रहेंगे, ये डायरेक्शन रेशो किसके रहेंगे, नॉर्मल टू द प्लेन के, वो आपने ऊपर से उठा लिए, है ना, कहाँ से उठाए,
यहाँ से उठा लिए, ये x का कोफिशिएंट, y m का और z का कोफिशिएंट। तो ये इक्वेशन आपने नॉर्मल की या यूँ कहो कि परपेंडिकुलर की लिख ली। नाउ वी एलिमिनेट, नाउ एलिमिनेट, अब हम एक काम करते हैं कि भाई जो एल एम एन को एलिमिनेट कर देते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। नाउ एलिमिनेट एल एम एंड एन फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। वी हैव, हमें क्या मिल जाएगा कि भाई एक्स स्क्वेयर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, सी ही आएगा ये नीचे, यहाँ बी ही आएगा ओनली, ठीक, ये ठीक कर लो इसको। तो इक्वल टू क्या बचेगा आपका, इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई और प्लस गामा जेड और इसका पूरे का होल स्क्वायर, यही। और दिस इज द लोकस ऑफ, एक तरह से ये लोकस आपको मिल गया, ठीक है जी। ये लोकस आपको जो है वो मिल जाता है। इनका मिल जाता है लोकस कि भाई ये जो आपके परपेंडिकुलर्स जो आपने ड्रान किए, कहाँ से किए, ओरिजिन से किए, उन सभी का जो लोकस है, ठीक है ना, वो हमें लोकस सारा का सारा मिल जाता है। ये रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इट रिप्रेजेंट्स, इट इसको लिख सकते हो आप, इट रिप्रेजेंट्स ए कोन whose vertex at ओरिजिन, जिसका वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे है, ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ और हम करेंगे आज, फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आपको बता दिया जाएगा, आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू।